So we are starting with the next chapter, that is to be called as share based employee benefit. Now, as we have discussed in our previous session for sweat equity share, तो अभी जो सेबी रेगुलेशन है फॉर स्वेट इक्विटी शेयर एंड फॉर शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट दोनों को कंबाइन कर दिया गया है. एंड नाउ द न्यू सेबी रेगुलेशन इज सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. आपके मॉडल में हो सकता है ओल्ड रेगुलेशन दिया और 2014 की रेगुलेशन, तो वो अब रिपील हो चुका है एंड दिस इज़ द न्यू रेगुलेशन that is applicable. So this is a chapter which is completely modified and this is something that have to be studied as per new regulation only. Clear? तो अगर आपके मॉडल में ओल्ड रेगुलेशन दिया है तो वो अब नहीं पढ़ना है. व्हाट यू हैव टू स्टडी इज दिस न्यू रेगुलेशन. मतलब ओल्ड रेगुलेशन दिया है तो नहीं पढ़ना है, ये नया रेगुलेशन पढ़ना है. अब देखो, अभी जो सेबी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन है 2021, now ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? now as the name says it is share with employee benefit. तो share with employee benefit 5 तरीके के होते हैं. so there is something called ESOS, that is employee stock option scheme. there is something called ESPS, that is employee stock purchase scheme. there is something called SAR, stock appreciation right scheme. there is something called GEBS, that is general employee benefit scheme. there is something called RBS, दैट इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. ये 5 जो हैं ये क्या हैं? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट. एंड इनके अलावा 6 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर. मतलब इन 6 को कंबाइन कर दिया है. इसमें फर्स्ट 5 जो है वो शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट हैं एंड 6 जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर है. अब यहाँ पे ESOS एंड ESPS को कंबाइंड बोला जाता है ESOP, employee stock option and purchase scheme. Clear? So this is the applicability part, very crucial. अब हम लोग चालू करते हैं. पहले कॉन्सेप्ट समझना, then we'll come to this companies covered and companies not covered. So we are first starting with employee stock option scheme, ESOS. अब ये है क्या? देखो यहाँ पे देखो, एज द नेम सेज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है. तो यहाँ पे कंपनी अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करने के लिए, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, व्हाट कंपनी डू, दे गिव ESOP. अच्छा, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो व्हाइल डूइंग विद द स्वेट इक्विटी चैप्टर, दैट कंपनीज टॉप टैलेंट को रिटेन अट्रैक्ट करने के लिए पहले क्या करते थे? वो लोग कैश बेनिफिट देते थे, जिससे कंपनी को एक लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता था. सो टू अवॉइड दैट थिंग, व्हाट कंपनीज इवेंचुअली स्टार्ट डूइंग इज दैट गिविंग द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. सो वन ऑफ द थिंग इज दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑप्शंस. तो ESOP, तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को ESOP देता है. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दैट इज ESOS देता है. अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्रांट कर दिया गया एट अ मच लेसर प्राइस देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग, and then you have to remain in the company for a particular period, and after the period is over then you can convert your option into shares and then eventually you can sell those shares in the market and make profit. इसका मतलब यहाँ पे पैसा कंपनी से नहीं निकला, कंपनी ने उसको ऑप्शंस दिए जो एक पीरियड के बाद शेयर्स में कन्वर्ट होगा एंड देन वो शेयर्स बंदा मार्केट में बेचेगा एंड वहाँ से प्रॉफिट कमाएगा. तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? तो सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रांट ऑफ ऑप्शन. तो द फर्स्ट थिंग इज ग्रांट ऑफ ऑप्शन. तो यहाँ पे नाउ द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड ग्रांट ऑफ ऑप्शन. अब ग्रांट ऑफ ऑप्शन में व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन. तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब ग्रांट ऑफ ऑप्शन के बाद 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसको मिनिमम वेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम वेस्टिंग पीरियड. तो 1 साल का लॉक इन पीरियड है, तो ये मिनिमम है. इसका मतलब कंपनी 1 साल से ऊपर भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी. अब यहाँ पे ग्रांट ऑफ ऑप्शन के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड.
नाउ अब ग्रांट ऑप्शन के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड. अब वेस्टिंग पीरियड क्या है? सो वेस्टिंग पीरियड बेसिकली इट इज़ अ पीरियड विच स्टार्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लॉक इन पीरियड. मतलब वेस्टिंग पीरियड जो है ये लॉक इन पीरियड के बाद चालू होगा. तो पहले ग्रांट ऑफ ऑप्शन हो गया, फिर 1 साल का मिनिमम 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा, एंड उसके बाद वेस्टिंग पीरियड चालू होगा. अच्छा, वेस्टिंग पीरियड होता क्या है? वेस्टिंग पीरियड ये बोलता है कि अब ऑप्शंस शेयर्स में कन्वर्ट होने के लिए एंटाइटल हैं. सी, एंटाइटलमेंट क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल कन्वर्जन नहीं हो रहा है. एक्चुअल कन्वर्जन कब होगा? एक्साइज पीरियड में. तो यहाँ पे सो इट स्पेसिफाइज that entitlement of conversion of all the options into shares arise. So ये एक period which start after the expiry of lock-in period and it specify the entitlement of conversion of all the options into shares arise. अब देखो, अब यहाँ पे there is something called excise period. Now अब excise period क्या है? Now excise period है जब एक्चुअली ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट होता है. सो इट इज़ अ पीरियड व्हेन ऑप्शंस एक्चुअली कन्वर्ट इनटू शेयर्स. सेकेंड, अब यहाँ पे नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ऑप्शन ग्रांटी क्या करता है? एक्साइज पीरियड में कंपनी को अप्लाई करता है कि वो ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है और एक्साइज प्राइस का पेमेंट करता है जिस प्राइस पे उसको ऑप्शंस दिए गए थे. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑप्शन ग्रांटी मेक एप्लीकेशन टू द कंपनी टू कन्वर्ट ऑप्शंस इनटू शेयर्स एंड मेक पेमेंट ऑफ एक्साइज प्राइस. अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट एक्साइज पीरियड चालू कब होगा? सो एक्साइज पीरियड शैल बी ऑन और आफ्टर vesting period. So excise period shall be on or after vesting period. मतलब ये वेस्टिंग के साथ भी हो सकता है और वेस्टिंग के बाद भी हो सकता है. And it is decided by the company and disclosed at the time of grant of option itself. तो ये कंपनी कब आपको देगा, आपका एक्साइज पीरियड कब होगा, एक्साइज प्राइस क्या होगा, ये सब कुछ आपको ग्रांट ऑफ ऑप्शन के टाइम पे ही बता दिया जाता है. और अगर आपने ऑप्शंस को एक्साइज नहीं किया ड्यूरिंग एक्साइज पीरियड देन सच ऑप्शन शैल बी लैप्स. तो अगर आपको ऑप्शन एक्साइज पीरियड में आप एक्साइज नहीं करते हो तो आपका ऑप्शन लैप्स हो जाता है. दिस इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ESOS. अब एक बार पहले इसको ध्यान से रीड करो एंड देन विल टेक वन एग्जाम्पल. सो आई बिलीव यहाँ तक आपने रीड किया है. सो 1 ईयर. अब देखो एक्साइज पीरियड कितना होगा ये कंपनी डिसाइड करता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, ये पूरा कंपनी डिसाइड करता है कि अगर आपको इतने पीरियड में आपको एक्साइज करना पड़ेगा, जो कंपनी अपने स्कीम में पहले से ही बता देता है एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन इटसेल्फ. अब देखो तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है या मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना है? सो 1 ईयर. So grant of option. Now अब देखो, अब यहाँ पे let's take one example. अभी company granted 10 lakh options to Mr. A at the rate of 100 each. अच्छा, कंपनी ने 10 लाख ऑप्शन ग्रांट किए मिस्टर ए को एट द रेट ऑफ 100 ईच. अब ये ऑप्शन ग्रांट किया मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 को. क्लियर? तो ये क्या होगा? दिस इज व्हाट दिस इज एंटायर थिंग. So this is called grant of option. अच्छा, ऑप्शन ग्रांट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे पास स्पेशल रिजोल्यूशन.
एक काम करते हैं, ये 2020 में रेजोल्यूशन आया है, इसको 22 कर देते हैं। सो पास स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद कितने पीरियड का गैप होना चाहिए, जिसको लॉक इन पीरियड या वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, कितना होता है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी ने लॉक इन पीरियड रखा है 1 ईयर। दिस इज टू बी कॉल्ड एज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑल्सो। अच्छा, क्या कंपनी ये वेस्टिंग पीरियड या मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 2 साल रख सकता है? रख सकता है, लेकिन क्या 6 महीने रख सकता है? नो, क्योंकि मिनिमम वेस्टिंग पीरियड या मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है? 1 ईयर। क्लियर? अब यहाँ पे what is being said that vesting period for entire 10 लाख ऑप्शन, तो कंपनी को पूरे 10 लाख ऑप्शन पे वेस्टिंग पीरियड कब चालू होगा? एंटायर 10 लाख ऑप्शन पे तो 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 23 पे पूरा 1 लाख ऑप्शन वेस्टिंग पीरियड चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 साल हो जाएगा। ग्रांट से 1 साल के बाद आपका वेस्टिंग पीरियड चालू हो गया। अब यहाँ पे what is being said, now the after vesting period। अच्छा, तो क्या 1 जनवरी 2023 को सारे 10 लाख ऑप्शन कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में? नो, मतलब अब ये शेयर्स में कन्वर्ट होने को तैयार हैं, लेकिन एक्चुअल कन्वर्शन कैसे होगा? दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्साइज पीरियड। तो यहाँ पे नो एक्साइज शेड्यूल गिवन by the company to option grantee। अच्छा, ऑप्शन ग्रांटी कौन है यहाँ पे? मिस्टर ए एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन इटसेल्फ। मतलब ये जो एक्साइज शेड्यूल है ये कंपनी कब प्रोवाइड कर देगा? जब ग्रांट ऑफ ऑप्शन करेगा उसी समय बता देगा कि आप कितने ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 लाख ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 से। अच्छा, अनदर 2.5 लाख ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये मान लेते हैं, दे दिया डेट 1 अक्टूबर 2023। देन 2.5 लाख ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024। एंड देन 2.5 लाख ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये मान लेते हैं 1 अप्रैल 2025। क्लियर? अब देखो, मतलब यहाँ पे आपने एक्साइज शेड्यूल दे दिया कि 1 जनवरी 2023 को वेस्टिंग पीरियड पूरे 10 लाख के लिए चालू हो गया है, लेकिन क्या पूरा 10 लाख कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स में उस दिन? नो। कितने कन्वर्ट हो सकते हैं ऑप्शंस? 2.5 लाख। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को अनदर 2.5 लाख ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फिर 1 अप्रैल 2024 को अनदर 2.5 लाख एंड 1 अप्रैल 2025 को अनदर 2.5 लाख।
इसका मतलब यहाँ पे कंपनी आपको ही बता देता है कि आप कब ऑप्शन को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने आपको बता दिया कि एक्साइज प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ ईच है। मतलब अगर आप ऑप्शन को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे टोटल एक्साइज पीरियड, now total exercise period specified by the company under its scheme, so under its scheme of ESOS, that is 3 years। देखो ये 3 years अंडर द लॉ फिक्स नहीं है, ये कंपनी डिसाइड करेगा कि मान लेते एक्साइज पीरियड बोल दिया कंपनी ने अंडर द स्कीम की भाई 3 years है। इसका मतलब आपको अपने ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितने दिन में, विद इन हाउ मेनी डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 3 years में। अगर आप 3 years में अप्लाई नहीं करते हो तो क्या माना जाएगा, तो आपका वो ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी लैप्स। क्लियर। अब देखो, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग सो ग्रांट ऑफ $10 lakh ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये कभी हुआ था 1 जनवरी 2022 को। और इसके लिए कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। इसके बाद व्हाट आर द लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कितना था स्कीम में, दैट इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड वन ईयर। नाउ इसके बाद नो वेस्टिंग पीरियड फॉर एंटायर 10 लाख ऑप्शन। तो वेस्टिंग पीरियड पूरे 10 लाख ऑप्शन के चालू कब से होंगे, 1 जनवरी 2023। अब यहाँ पे कंपनी ने आपको एक्सरसाइज शेड्यूल दे दिया है स्टार्टिंग से ही, आपको ग्रांट ऑफ ऑप्शन के टाइम पे बता दिया था कि आप कितने ऑप्शन को कब एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे सो एक्सरसाइज पीरियड अब देखो, नो एक्सरसाइज schedule, now what is the exercise schedule being given, so the exercise schedule being given, not total exercise period। अब एक्साइज शेड्यूल कितना दिया है, 2.5 लाख ऑप्शंस एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब यहाँ पे 2.5 लाख ऑप्शन एट द रेट ऑफ 100 ईच, इनका टोटल एक्साइज पीरियड कितना दिया है, 3 years। तो एक्साइज पीरियड कितना हो जाएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक चालू रहेगा, तो ये पहला 2.5 लाख कब चालू हो रहा है, 1 जनवरी 2023 से लेके
23 से लेके 31 दिसंबर। अब देखो यहाँ पे 3 साल है, सो 23, 24, 25, तो 31 दिसंबर 2025। नाउ अब इसके बाद so 2.5 lakhs option at the rate of 100 each. अब इसका एक्साइज पीरियड कितना होगा? ये कहाँ से चालू हो रहा है? 1 अक्टूबर 2023 से। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 23 से लेके कहाँ तक जाएगा ये? 24, 25, 26, so 30th September 2026. Then now 2.5 lakhs option at the rate of 100 each. अब देखो इसका पीरियड कितना है? नो 3 इयर्स। अच्छा, ये जो नेक्स्ट 2.5 लाख ऑप्शन, इसका पीरियड कब से चालू हो रहा है? 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 24 से कितना जाएगा? 25, 26 एंड 27 and another 2.5 lakhs option at the rate of 100 each. अब इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। ये चालू कहाँ से हो रहा है? 1 अप्रैल 2025। सो 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च, तो 25 से 26, 27 एंड 28। डन। अब देखो, तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर आपने ऑप्शन इस एक्साइज पीरियड में एक्साइज नहीं किए तो फिर क्या होगा? then such option shall be lapse. अभी क्या लिखा है? if option not exercised during such option, so if option not exercised during exercise period, then such option shall be lapse. Done. This is how ESOS entire system function. क्लियर? अब एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से रीड करिए एंड रिलेट विद द कॉन्सेप्ट, और ये आपको कॉपी भी करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 1 जनवरी 2023 को उतना पैसा नहीं है कि मैं 2.5 लाख ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकूं, लेकिन 1 अक्टूबर 23 तक आते आते मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं 1 अक्टूबर 23 को कितने ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ? एक तो वो 2.5 लाख ऑप्शन जो 1 अक्टूबर से जिसका एक्सरसाइज पीरियड चालू हो रहा है, प्लस क्या मैं प्रीवियस वाला भी एक्सरसाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस, क्योंकि प्रीवियस वाले का टोटल एक्सरसाइज पीरियड कितना है? 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। मतलब मैं इतने दिन में जब भी एक्सरसाइज करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं
1 अक्टूबर को नेक्स्ट 2 ऑप्शंस के जो ट्रेंच हैं, मतलब 2.5 लाख अनदर जो 2 ऑप्शंस हैं, क्या वो एक्सरसाइज कर सकता हूँ? नो, क्योंकि उनका वेस्टिंग पीरियड हो चुका है लेकिन एक्सरसाइज पीरियड चालू नहीं हुआ है। इसका मतलब आप जब भी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हो, कंपनी को अप्लाई करते हो कि आपको पेमेंट करना है और ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन से ऑप्शंस को कन्वर्ट करना चाहते हो, बिकॉज अकॉर्डिंगली उतने आपके ऑप्शंस उस लेवल से कम हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो मैं 1 लाख ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, से ऑन 1 फरवरी 2025 को, तो 1 फरवरी 25 को अगर मैं 1 लाख ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ तो वो पहले 3 में से कोई भी हो सकता है। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं कौन से ऑप्शन की जिसका एक्सरसाइज पीरियड क्या है, उनमें से मैं कितने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंगली जो पहला 2.5 लाख ऑप्शन है वो 31 दिसंबर 2025 के बाद वो आपके लैप्स हो जाएंगे अगर आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया होगा तो। क्लियर? अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? नेक्स्ट टॉपिक दिया है दैट इज कॉल्ड कैशलेस ईसॉप और कैशलेस ऑप्शन। अब देखो ये कैशलेस ऑप्शन होता क्या है ना? कैशलेस ऑप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे आज एक चीज़ समझो, मान लो कंपनी ने मेरे को 10 लाख ऑप्शंस दिए, ठीक है, 100 रुपये के प्राइस पे इन द प्रीवियस एग्जांपल, तो मेरे को टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो 10 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 10 करोड़। अच्छा मान लेते हैं मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये पर शेयर, तो मतलब मैं 10 करोड़ खर्चा करूँगा, तो जब मैं 10 लाख ऑप्शंस को 1000 रुपये के भाव पे सेल करूँगा तो आई कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बट द क्वेश्चन अराइज कि ये होगा कब? ये होगा तब जब मेरे पास 10 करोड़ रुपये होंगे ना। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपये है ही नहीं तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कैसे करूँगा? और अगर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाया ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड तो क्या वो ऑप्शन रहेंगे या लैप्स हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना कंपनी आपको कई बार कैशलेस ऑप्शन देता है। अब कैशलेस ऑप्शन में होता क्या है ना, इन केस ऑफ ESOS और SAR, now in case of ESOS or SAR, subject to the applicable laws, the company or the trustee may fund, तो या तो कंपनी फंडिंग करता है या तो ट्रस्ट फंडिंग करता है, और permit the empaneled stock broker to make suitable arrangement to fund the employees for the payment of excise price। या तो कंपनी एक empaneled stock broker को engage करता है जो आपके एक्साइज प्राइस का पेमेंट करता है। The amount necessary to meet his or her tax obligation and other related expenses pursuant to exercise of option granted under ESOS और SAR। मतलब आपको जो भी आपका एक्साइज प्राइस है, जो भी टैक्सेशन ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आप जब ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो उस समय आपको सर्टेन टैक्स पे अमाउंट पे करना पड़ता है, तो मैं वो पेमेंट कहाँ से लाऊंगा? तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे कर देता है। एंड देन सच अमाउंट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड ऑफ सम और ऑल द शेयर्स ऑफ सच एम्प्लॉय। और फिर वो पैसे को कहाँ से एडजस्ट किया जाता है ना? इस पैसे को एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट द सेल प्रोसीड। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड ना, ये जनरली एम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू किया जाता है, या तो कंपनी या ट्रस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर या ट्रस्ट विल मेक द पेमेंट, तो या तो वो लोग कंपनी या ट्रस्ट खुद पेमेंट करते हैं, या तो वो एम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर को एंगेज करते हैं जिसमें स्टॉक ब्रोकर एक्साइज प्राइस का पेमेंट, टैक्स ऑब्लिगेशन का पेमेंट, इन सब का पेमेंट करता है जो आपका एक्साइज ऑफ ऑप्शन के टाइम पे आपका पेमेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है। एंड देन उसके बाद जब आप शेयर्स आपको मिल गए, आप उन शेयर्स को सेल करोगे तो आपको जो प्रोसीड है उसमें से इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। मतलब एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में कुछ पे नहीं करना है, आपके बिहाफ पे जो भी पेमेंट है वो ब्रोकर करेगा, और फिर जब आपको शेयर्स मिल जाएंगे तो आप उन शेयर्स को बेच दोगे, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से जितना पेमेंट ब्रोकर ने किया है उतना माइनस कर दिया जाएगा एंड नेट अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कैशलेस ईसॉप। अच्छा
जब आप यहाँ पे बोलोगे कि कैशलेस में अल्टीमेटली पेमेंट तो आपसे ही कटा ना, 100% आपसे कटेगा, लेकिन पहले नहीं कट रहा है। आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, समबडी एल्स इज मेकिंग पेमेंट ऑन योर बिहाफ, और आपके लिए तो ये ईसॉप एक्स्ट्रा ही बेनिफिट है ना। तो फिर आपको जब वो बेनिफिट मिलेगा उसमें से जो पेमेंट सामने वाले ने पे किया है उतना माइनस कर देंगे एंड नेट अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? रीड दिस पार्ट, read the highlighted part, and then we'll make one diagram to understand this concept. Now let's understand this thing with the help of a diagram. अब यहाँ पे there is something, there is a company, there is an employee, and स्टॉक ब्रोकर। अब यहाँ पे कंपनी, एम्प्लॉय एंड स्टॉक ब्रोकर के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे अब कंपनी करता क्या है, तो यहाँ पे ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉयज, तो कंपनी ऑप्शन ग्रांट करता है। अब जब ऑप्शन ग्रांट करता है तो स्टॉक ब्रोकर, जो एम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर है, वो कंपनी को एक्साइज प्राइस का पेमेंट करते हैं। और मेक पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, टैक्स ऑब्लिगेशन, अदर related expenses on behalf of option grantee during exercise period। अब यहाँ पे अब जब कंपनी को पेमेंट कर दिया जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट करेगा। नो अलॉट शेयर्स टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट ऑप्शन। अब एम्प्लॉय को शेयर्स मिल गए। अच्छा, शेयर्स मिलने के बाद अब एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय इन शेयर्स को बेच देगा। तो सेल ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अगेंस्ट ऑप्शन थ्रू स्टॉक ब्रोकर। तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन शेयर्स को बेच दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को बेच दोगे तो यहाँ पे जो भी पैसा आएगा उसमें से नेट अमाउंट एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नेट अमाउंट और ट्रांसफ़र नेट अमाउंट टू द एम्प्लॉयज।
अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट अमाउंट जो है ये एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेट अमाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट अमाउंट? सो नेट अमाउंट मीन्स सेल प्रोसीड माइनस पेमेंट. So sale proceed minus payment made by stockbroker minus brokerage या fees of broker. Clear? So this is how the cashless option will work. अभी कैसे है इसकी एक नंबरिंग दे देता हूँ मैं. तो यहाँ पे first is grant of option to the employees. Second is make payment of excise price, tax obligation and other related expenses on behalf of option grantee during excise period. Then third, allot shares to employees against option. अब जो है शेयर्स अलॉट कर देगा तो सेल ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अगेंस्ट ऑप्शन थ्रू स्टॉक ब्रोकर. एंड फिफ्थ, ट्रांसफर नेट अमाउंट. नाउ ट्रांसफर नेट अमाउंट टू द एम्प्लॉयज़. अब यहाँ पे नेट अमाउंट किसको बोलते हैं? सो नेट अमाउंट इज इक्वल टू सेल प्रोसीड माइनस पेमेंट मेड बाय द ब्रोकर माइनस ब्रोकरेज. ये जो नेट अमाउंट है ये एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड कैशलेस ईसॉप. क्लियर? ESOS या कैशलेस SAR. अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड दिया है एम्पेनल्ड स्टॉक ब्रोकर. तो व्हाट इज एम्पेनल्ड स्टॉक ब्रोकर? एम्पेनल्ड स्टॉक ब्रोकर मतलब now creating panel consisting of stock brokers. Clear? So this is to be called as cashless option. Done. And this is how the entire cashless option will function. अब यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम है इसको ध्यान से रीड करिए और ये आपको कॉपी भी करना है. अब देखिए, आई बिलीव यहाँ तक पूरा क्लियर है. अब आगे चलते हैं. अब देखो क्या लिखा है. नो ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट. अब ईसॉप ट्रस्ट रूट से कैसे होता है? देखिए, अब यहाँ पे ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट का मतलब क्या हुआ? सी बेसिक रूल क्या है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी और परचेजिंग द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. मतलब कंपनी किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. मतलब होल्डिंग कंपनी या कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ट्रस्ट को फंड दे सकता है. मतलब कंपनी ट्रस्ट को फंड दे सकता है. एंड ये जो ट्रस्ट है
ये ट्रस्ट कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, कंपनी से भी परचेज कर सकता है मतलब सब्सक्राइब कर सकता है, या मार्केट से परचेज कर सकता है मतलब एक्वायर कर सकता है अंडर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। एंड ये एक स्कीम के थ्रू होना चाहिए जिसको शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए। तो अगर स्कीम के थ्रू है तो ट्रस्टी कर सकते हैं और कंपनी इन परचेज के लिए फंड दे सकता है। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 67(2) of Companies Act 13, no public company shall give directly, whether directly or indirectly, or whether by means of loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with the purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the company or its holding company। मतलब सिंपल वर्ड्स में, as per section 67(2) of Companies Act, no public company shall give any financial assistance, no public company can give whether directly or indirectly any financial assistance for the purpose of purchase or subscription by any person of or any shares in the company or its holding company। क्लियर? मतलब कंपनी किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी और परचेजिंग द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 67(3)(b) of Companies Act 13, now the requirement of section 67(2) shall not apply to the provision by the company of money in accordance with the scheme approved by the company through special resolution and in accordance with such requirement as may be prescribed for the purpose of subscription for the purchase of or subscription for fully paid up shares in the company or its holding company if the purchase or subscription for the shares held by the trustee, मतलब ट्रस्टी परचेज कर सकता है, held by the trustee for the benefit of employees or such shares held by the employee of the company। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ the requirement section 67(2) shall not apply to the provision by company of money, मतलब कंपनी पैसे का प्रोविजन कर सकता है in accordance with the scheme approved by the company by special resolution, मतलब स्कीम के थ्रू कंपनी प्रोविजन कर सकता है पैसे का, now through special resolution for the purchase or subscription of fully paid up shares in the company or its holding company, मतलब कंपनी शेयर्स का परचेज या सब्सक्रिप्शन कर सकता है फुल्ली पेड अप शेयर्स इफ़ द परचेज सब्सक्रिप्शन फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कंपनी ट्रस्ट को फंड दे सकता है एंड ट्रस्ट शेयर्स परचेज या सब्सक्राइब कर सकता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट। अब ये कैसे होता है? लेट्स सी, अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बट बिफोर दैट रीड द हाईलाइटेड पार्ट। नाउ अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट व्हेन कंपनी ट्रस्ट, मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट सब्सक्राइब शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, तो अगर कंपनी ट्रस्ट शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, अच्छा जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सब्सक्राइब, इसका मतलब शेयर्स परचेज फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। सो यहाँ पे इसका मतलब ट्रस्ट परचेज शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। क्लियर? दैट इज वेयर वी यूज द वर्ड सब्सक्राइब। अब ये कैसे होता है? सी दिस थिंग, so there is a company, then there is a company trust,
and there is an employees. अब देखो, अब कंपनी क्या करता है, कंपनी ट्रस्ट को पैसा देता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब कंपनी ने कंपनी ट्रस्ट को फंड दिया, अब कंपनी ट्रस्ट क्या करता है, कंपनी ट्रस्ट यही पैसा कंपनी को देता है। अच्छा, कंपनी ने कंपनी ट्रस्ट को लोन दिया था, अब कंपनी ट्रस्ट कंपनी को यही पैसा देता है एंड शेयर्स को सब्सक्राइब करता है एज सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अब कंपनी ट्रस्ट कंपनी क्या करता है, इस सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अगेंस्ट में कंपनी को शेयर्स अलॉट करता है। अब इसके बाद कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देता है। अब एम्प्लॉयज़ ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं एंड दे मेक पेमेंट टू कंपनी ट्रस्ट। अब जब कंपनी ट्रस्ट को एक्साइज प्राइस का पेमेंट किया जाता है तो कंपनी ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ट्रांसफ़र करता है। अब जब कंपनी ट्रस्ट ने शेयर्स एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया और पैसा कंपनी ट्रस्ट के पास आ गया, तो इस पैसे से कंपनी ट्रस्ट लोन का रीपेमेंट कर देता है। नाउ दिस इज कॉल्ड ESOP थ्रू ट्रस्ट रूट। अब देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो डायग्राम से रिलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, कंपनी गिव लोन टू कंपनी ट्रस्ट, कंपनी ने कंपनी ट्रस्ट को लोन दिया, दैट इज पॉइंट 1। सेकेंड, अब कंपनी ट्रस्ट सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, तो कंपनी ट्रस्ट शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। So company trust subscribe for the shares and make payment of subscription amount to the company. तो company trust subscription amount, so company trust shares को subscribe करेगा and subscription amount company को pay करेगा। अब on receipt of subscription amount company allot shares to company trust, कंपनी कंपनी ट्रस्ट को शेयर्स अलॉट कर रहा है। अब फोर्थ क्या लिखा है, नाउ कंपनी ग्रांट ऑप्शंस टू द एम्प्लॉयज़, तो कंपनी जो है, नाउ कंपनी ग्रांट ऑप्शंस टू द एम्प्लॉयज़, अब कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन ग्रांट करेगा। अब एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट द ऑप्शंस बाय एक्साइजिंग द सेम एंड मेक पेमेंट ऑफ एक्साइज प्राइस टू कंपनी ट्रस्ट, तो अब एम्प्लॉयज़ ने ऑप्शन को एक्साइज किया एंड एक्साइज प्राइस का पेमेंट कर दिया कंपनी ट्रस्ट को। अब इसके सामने कंपनी ट्रस्ट ट्रांसफ़र शेयर्स टू एम्प्लॉयज़, तो कंपनी ट्रस्ट जो है ये एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद नाउ कंपनी ट्रस्ट मेक्स द रीपेमेंट ऑफ लोन टू कंपनी आउट ऑफ द एक्साइज प्राइस रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी ट्रस्ट में बी डिसॉल्व। मतलब यहाँ पे अब जब एक्साइज प्राइस का पेमेंट मिल गया तो कंपनी ट्रस्ट जो लोन लिया था, जो कंपनी ने उसको लोन दिया था, उस लोन का रीपेमेंट करेगा एंड कंपनी ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? ये अरेंजमेंट कब अप्लाई होगा, जब कंपनी इज गिविंग लोन टू कंपनी ट्रस्ट एंड कंपनी ट्रस्ट इज सब्सक्राइबिंग द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। क्लियर? अब एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए एंड पॉइंट्स को, जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं उससे रिलेट करिए, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? ध्यान से रीड करिए। So I believe the diagram is absolutely clear now and in going in line with the points given. अब देखो, अब ये हम लोगों ने कब देखा था, when company trust subscribe shares from the company। अब यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, when company trust acquire shares, so when company trust, that is employee welfare trust, acquires shares of the company from the stock exchange through stock broker, तो यहाँ पे what is being said that company trust shares acquire कर रहा है
फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज थ्रू स्टॉक ब्रोकर, मतलब क्या ये कंपनी से शेयर परचेज कर रहा है? यहाँ पे क्या ट्रस्ट कंपनी से शेयर परचेज कर रहा है? नहीं, ट्रस्ट शेयर कहाँ से परचेज कर रहा है? मार्केट से। तो यहाँ पे अब देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कंपनी, नाउ कंपनी ट्रस्ट या एम्प्लॉयज, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज थ्रू स्टॉक ब्रोकर। अब देखिए, अब यहाँ पे कंपनी कंपनी ट्रस्ट को लोन देता है। कंपनी ट्रस्ट वो पैसा स्टॉक ब्रोकर को देता है एंड स्टॉक ब्रोकर से मार्केट से शेयर्स परचेज करता है। अब कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देता है, एम्प्लॉयज़ एक्साइज प्राइस का पेमेंट करते हैं। अब जब एम्प्लॉयज़ ने एक्साइज प्राइस का पेमेंट कर दिया कंपनी ट्रस्ट को, तो कंपनी ट्रस्ट जो शेयर्स मार्केट से परचेज किए वो एम्प्लॉयज़ को दे देता है। तो शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास आ गए। अब कंपनी ट्रस्ट क्या करता है, जो एक्साइज प्राइस मिला है कंपनी ट्रस्ट को, उस एक्साइज प्राइस से कंपनी ट्रस्ट ना कंपनी ट्रस्ट कंपनी का जो लोन मिला था उस लोन को रीपेमेंट कर देता है। क्लियर? एंड कंपनी ट्रस्ट में बी डिसॉल्व। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, सो कंपनी गिव लोन टू कंपनी ट्रस्ट। नाउ कंपनी ट्रस्ट एक्वायर शेयर्स द कंपनी फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को एक्वायर किया गया है। एंड मेक पेमेंट ऑफ एक्विजिशन प्राइस टू द स्टॉक ब्रोकर। अब ऑन रिसिप्ट ऑफ एक्विजिशन प्राइस स्टॉक ब्रोकर ट्रांसफर द शेयर्स टू कंपनी ट्रस्ट, तो कंपनी ट्रस्ट को शेयर्स दे देगा। अब कंपनी ग्रांट ऑप्शंस टू एम्प्लॉयज़, तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन ग्रांट करेगा। नाउ एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट द ऑप्शन बाय एक्सरसाइजिंग द सेम एंड मेक पेमेंट ऑफ एक्साइज प्राइस टू कंपनी ट्रस्ट, तो एम्प्लॉयज़ ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे एंड एक्साइज प्राइस का पेमेंट कंपनी ट्रस्ट को करेंगे। अब कंपनी ट्रस्ट ट्रांसफ़र शेयर्स टू एम्प्लॉयज़, तो जब एक्साइज प्राइस मिल जाएगा तो कंपनी ट्रस्ट एक्साइज प्राइस जब मिल जाएगा तो कंपनी ट्रस्ट शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे एम्प्लॉयज़ को। अब यहाँ पे कंपनी ट्रस्ट मेक द रीपेमेंट ऑफ लोन to the company out of the excise price received from the employees and company trust may be dissolved। अब जो एक्साइज प्राइस मिला है यहाँ पे इस एक्साइज प्राइस से कंपनी ट्रस्ट कंपनी का लोन रीपे करेगा एंड कंपनी ट्रस्ट में बी डिसॉल्व। दिस इज हाउ कंपनी ट्रस्ट विल एक्वायर द शेयर्स फ्रॉम मार्केट। क्लियर? अब इसको एक बार ध्यान से रीड करिए एंड डायग्राम से रिलेट भी करिए, और ये आपको कॉपी भी करना है, सो ध्यान से रीड करिए। सो आई बिलीव द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अबाउट ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड ईसॉप थ्रू ट्रस्ट रूट। तो आप कैसे ट्रस्ट रूट के थ्रू ईसॉप को या शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट को इम्प्लीमेंट करते हो। So that is being given under SEBI Share with Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपने को पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे क्या दिया है, नाउ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब एक चीज़ देखो, तो कंपनी स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो कंपनी में
तो कंपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मे इम्प्लीमेंट द स्कीम ईदर डायरेक्टली, तो कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट दे दे, डायरेक्टली ईसॉप ऑप्शंस दे दे, डायरेक्टली शेयर्स दे दे, सो दैट इज़ वन वे, और बाय सेटिंग अप, सो डायरेक्टली और बाय सेटिंग अप इररिवोकेबल ट्रस्ट। आप देखो, फर्स्ट थिंग, क्या कंपनी को ट्रस्ट रूट से ही स्कीम को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है क्या? नो इसका मतलब कंपनी डिसाइड कर सकता है कि उनको, अच्छा क्या ईसॉप देना भी जरूरी होता है क्या? नो क्या शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट देना जरूरी है, मैंडेटरी एज पर लॉ है? नहीं। तो अगर मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे कंपनी में इम्प्लीमेंट द स्कीम ईदर डायरेक्टली और थ्रू इररिवोकेबल ट्रस्ट। नाउ व्हाट इज इररिवोकेबल ट्रस्ट? सो इररिवोकेबल ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट which cannot be revoked or cancelled। तो ट्रस्ट जिसको आप रिवोक या कैंसिल नहीं कर सकते, सो ट्रस्ट विच कैन नॉट बी रिवोक्ड और कैंसल्ड। क्लियर? अब देखिए, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम थ्रू ट्रस्ट। अब यहाँ पे क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट नाउ इफ द कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड द स्कीम थ्रू ट्रस्ट, तो अगर कंपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला है ट्रस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर को स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा कि ये जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये ट्रस्ट के थ्रू हो रहा है। क्या लिखा है? इफ द कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड द स्कीम थ्रू ट्रस्ट then the same has to be decided upfront at the time of taking approach shareholder for setting up of scheme। तो जब आप शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने जाओगे बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है, कंपनी डायरेक्टली करेगा या ट्रस्ट के थ्रू किया जाएगा। क्या दिया है? that if the company has implemented a scheme through trust, so then the same has to be decided upfront at the time of taking approval of shareholder for setting up of the scheme। अब what is being said that if prevailing circumstances so warrant, मतलब due to the situation the company may change, very important part, company may change the mode of implementation of the scheme subject to the condition that a fresh approach shareholder by special resolution is obtained prior to implementing such change and that such change is not prejudice to the interest of the employees। अब ये चीज़ समझो। अच्छा, कंपनी ने पहले बोला था कि हम लोग स्कीम को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, बट देन कंपनी रियलाइज सब्सिक्वेंटली कि यार ट्रस्ट के थ्रू करेंगे तो एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर है, तो क्या कंपनी चेंज कर सकता है इम्प्लीमेंटेशन के मोड को? यस। लेकिन क्या करना पड़ेगा? कंपनी को शेयर होल्डर का फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो ट्रस्ट चेंज किया जा रहा है ये एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रिजुडाइज नहीं करेगा। क्या लिखा है? द कंपनी मे चेंज द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम subject to condition that fresh approval of shareholder by a special resolution required to be obtained for such change and that such a change is not prejudice to the interest of employees। Done। अब देखो, लेकिन अगर कंपनी इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन, व्हाट इज सेकेंडरी एक्विजिशन? सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब आप मार्केट से शेयर परचेज करोगे, तो क्या कंपनी खुद के शेयर्स मार्केट से डायरेक्टली परचेज कर सकता है? क्योंकि अगर कंपनी ने शेयर परचेज किया तो वो तो बायबैक हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर सेकेंडरी एक्विजिशन किया है तो फिर आपको स्कीम को ट्रस्ट के थ्रू ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखा है? इफ द स्कीम इन्वॉल्व्स secondary acquisition or gift or both,
then it shall be implemented mandatorily, then shall be mandatory for the company to implement such scheme through trust. यहाँ पे shall be mandatory for the company to implement the scheme through trust. And when we talk about secondary acquisition, now secondary acquisition का मतलब, secondary acquisition का मतलब आप शेयर्स मार्केट से एक्वायर कर रहे हो. सो एक्विजिशन फ्रॉम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप परचेज कर रहे हो, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर रहे हो मतलब एक्विजिशन फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट. तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर रहे हो तो ब्रोकर के थ्रू परचेज कर, तो फिर आपको स्कीम के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. सो मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट सच स्कीम थ्रू ट्रस्ट. अब कंपनी एक ही स्कीम से थ्रू सिंगल ट्रस्ट, एक ही ट्रस्ट से कंपनी मल्टीपल स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकता है. सो कंपनी में implement several scheme through single trust. Done. अब देखिए now what is further being said, that however such single trust shall keep and maintain proper books of account, records and document for each such scheme, so as to explain its transaction and to disclose at any point of time the financial position of each scheme, and in particular give a true and fair view of the state of the affairs of each scheme. मतलब अगर आप मल्टीपल स्कीम अगर सिंगल ट्रस्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उस ट्रस्ट को हर एक स्कीम का सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि हर एक ट्रांजेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा. और वो ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट क्यों मेंटेन कर रहा है? नाउ सो व्हाट इज बीइंग सेड दैट सिंगल ट्रस्ट से डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज बीइंग सेड, जिससे कि वो ट्रस्ट हर एक स्कीम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सके. क्लियर? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, अब हम लोग जब ट्रस्ट बनाते हैं तो जब ट्रस्ट बनाया जाएगा तो ट्रस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड. तो यहाँ पे जो ट्रस्ट डीड है, जो ट्रस्ट डीड जो है वो आपको मैंडेटरली स्टॉक एक्सचेंज पे फाइल करना पड़ेगा. कौन से स्टॉक एक्सचेंज? जहां पे कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है. यहाँ पे क्या लिखा है? द ट्रस्ट डीड अंडर विच ट्रस्ट इज फॉर्म शैल बी मैंडेटरी फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड. अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को ट्रस्टी बनाना है ट्रस्ट का, तो ट्रस्टी कौन बन सकता है? सिंपल वर्ड में कोई भी बंदा ट्रस्टी बन सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन है. तो मतलब क्या हुआ? अब एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एक्सेप्ट इन केस वेयर सच पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है एक्सेप्ट इन केस वेयर सच पर्सन, ये लोग ट्रस्टी नहीं बन सकते. इनके अलावा कोई भी पर्सन ट्रस्टी बन सकता है. कौन नहीं बन सकता? इज अ डायरेक्टर, KMP और प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, KMP और प्रमोटर. मतलब हु कैन नॉट बिकम अ ट्रस्टी? सिंपल वर्ड में जो पर्सन डायरेक्टर है, KMP है, प्रमोटर है कंपनी का या तो ग्रुप कंपनी का, या तो उसका कोई रिलेटिव डायरेक्टर, KMP और प्रमोटर, ये पर्सन ट्रस्टी नहीं बन सकते. इसके अलावा वो हर एक पर्सन
जो बेनिफिशियली होल्ड करता है 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और द वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी, मतलब वो पर्सन जिसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप है 10% और मोर पेड अप कैपिटल या तो वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी, वो पर्सन ट्रस्टी नहीं बन सकता. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So this is the point basically which talks about eligibility for appointment as trustee. Eligibility for appointment as trustee. अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? Now if individual or one person company is appointed the trustee, then there shall be minimum 2 of such trustee. मतलब यहाँ पे अगर इंडिविजुअल या ओपीसी ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट हो रहा है तो फिर मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 ऑफ सच ट्रस्टी. और अगर इफ कॉर्पोरेट एंटिटी बीइंग अपॉइंटेड एज ट्रस्टी देन देयर शैल बी अ सोल ट्रस्टी. तो अगर कॉर्पोरेट एंटिटी ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट हो रहा है देन देयर मे बी अ सोल ट्रस्टी. क्लियर? अब देखिए मतलब इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? So person appointed as trustee now minimum number of trustee. तो अगर इंडिविजुअल है तो मिनिमम 2 होने चाहिए, अगर ओपीसी है तो 2 होने चाहिए, और अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है तो 1 ट्रस्टी होना चाहिए. क्लियर? नाउ अब एक बार पहले रीड दिस 9 पॉइंट्स, प्रॉपरली रीड करिए बिकॉज टोटल 19 पॉइंट्स हैं. वी आर डन विद 9 पॉइंट्स. फर्स्ट रीड दिस 9 पॉइंट्स विद ऑल द एक्सप्लेनेशन वी हैव डन. ध्यान से 9 पॉइंट्स को रीड करिए एंड देन वी प्रोसीड फर्दर फॉर द रिमेनिंग 10 पॉइंट्स. अब यहाँ पे क्या दिया है? Now it basically says that a trustee of a trust. अच्छा, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट अगर आज ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर रहा है तो एक लॉजिक बताओ, क्या ट्रस्टी शेयर्स खुद के लिए होल्ड कर रहा है या एम्प्लॉयज के लिए होल्ड कर रहा है? किसके लिए होल्ड कर रहा है? सोचो. एम्प्लॉयज के लिए होल्ड कर रहा है क्योंकि जो शेयर्स ट्रस्ट के पास पड़े हैं वही शेयर्स एम्प्लॉयज को दे दिए जाएंगे ना. तो यहाँ पे ट्रस्ट उन शेयर्स पे वोट नहीं कर सकता. तो क्या लिखा है? द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट शैल नॉट वोट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सच ट्रस्ट so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting right. तो ट्रस्टी जो है जो शेयर्स उसके पास पड़े हैं उस पे वोट नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्या लिखा है? Now the trustee should ensure that requisite approval from shareholder has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme and undertake secondary acquisition for the purpose of the scheme. तो यहाँ पे ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि कंपनी शेयर होल्डर का अप्रूवल ले ले. किस काम के लिए अप्रूवल ले ले? पहला, सेकेंडरी एक्विजिशन कर सके ट्रस्ट. सेकेंडली, ट्रस्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके. तो ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी in order to enable the trust to implement the scheme and undertake secondary acquisition of the scheme. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ट्रस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव में डील नहीं करेगा. अच्छा, डेरिवेटिव में डील नहीं करेगा मतलब पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में डील नहीं करेगा.
एंड सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में डील करेगा। व्हाट इज डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन? जिसमें एक्चुअल डिलीवरी मिलती है। मतलब ट्रस्ट कौन से मार्केट में ऑपरेट करेगा? डेरिवेटिव मार्केट में या स्पॉट मार्केट में? स्पॉट मार्केट में। क्या लिखा है? द ट्रस्ट शैल नॉट डील इन डेरिवेटिव एंड अंडरटेक ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन। तो यहाँ पे स्पॉट, so only in spot market। क्लियर? so यहाँ पे trust shall not deal derivative and undertake delivery based transaction only for the purpose of secondary acquisition। and when we take delivery based transaction हम लोग spot market की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब कंपनी ट्रस्ट को फंड दे रहा है तो कंपनी ट्रस्ट को फंड किस फॉर्म में दे रहा है? लोन के फॉर्म में। सो कंपनी मे लैंड मनी टू द ट्रस्ट टू एक्वायर द शेयर्स नाउ ईदर थ्रू न्यू इशू और सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट कंपनी मे लैंड मनी टू द ट्रस्ट। तो कंपनी ट्रस्ट को मनी लैंड कर रहा है। अच्छा, इसे ट्रस्ट क्या करेगा? टू एक्वायर शेयर्स ईदर थ्रू न्यू इशू, सो ईदर थ्रू न्यू इशू और सेकेंडरी एक्विजिशन। मतलब या तो ट्रस्ट कंपनी से शेयर्स ले लेगा, जो उन्होंने पीछे डायग्राम में देखा था, या तो ट्रस्ट क्या करेगा? सेकेंडरी एक्विजिशन करेगा। ये सब क्यों कर रहा है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब देखो क्या लिखा है। नो इट सेज दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देने के लिए जो शेयर्स ट्रस्ट के पास पड़े हैं वो न तो प्रमोटर कैटेगरी के शेयर्स हैं और न पब्लिक कैटेगरी के शेयर्स हैं। तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज द शेयर होल्डिंग of the trust shall be shown as non-promoter non-public shareholding। clear? अब इसका मतलब क्या हुआ? that the shares held by the trust shall not form part of public shareholding which need to maintain at a minimum 25% as prescribed under SCRR rules। इसका मतलब जो भी शेयर्स ट्रस्ट के पास पड़े हैं वो पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? Now shares held by trust, तो जो शेयर्स ट्रस्ट के पास पड़े हैं now not included in minimum public shareholding, so not included in minimum public shareholding and not included in, तो ये प्रमोटर शेयर होल्डिंग एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग। मतलब जो शेयर्स ट्रस्ट के पास पड़े हैं वो न तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग का पार्ट हैं और न ही पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट हैं, और इसको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स में भी कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे नाउ अब जो 15, 16 एंड 17 पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्या बोल रहा है? देखो 15 पॉइंट क्या बोलता है
कि सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय ट्रस्ट शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब सेकेंडरी एक्विजिशन अगर ट्रस्ट कर रहा है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो एंड में कैपिटल थी उसके 2% से ऊपर सेकेंडरी एक्विजिशन नहीं कर सकता इन वन फाइनेंशियल ईयर। इन अ फाइनेंशियल ईयर, so secondary acquisition in a financial year by trust shall not exceed 2% of the paid up equity capital as at the end of previous financial year। अब यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट क्या लिखा है, now the trust shall require to hold, now trust को ये जो सेकेंडरी एक्विजिशन किया है इससे जो भी शेयर्स आए हैं उसको कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम 6 मंथ्स तक। रिक्वायर टू hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months except where they are required to be transferred in the circumstances specified under share with employee benefit and sweat equity regulation 2021 whether off market or on the platform of stock exchange। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर्स ट्रस्ट ने एक्वायर किया है वो ट्रस्ट को होल्ड करना पड़ेगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, एक्सेप्ट वेयर दे आर रिक्वायर्ड to be transferred in accordance with the regulation। तो रेगुलेशन के हिसाब से अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 6 मंथ्स तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रस्ट शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब कर सकता है, ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसमें क्या लिखा है, ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र मतलब मार्केट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के अलावा ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आप ट्रांसफ़र कब कर सकते हो, या तो आप एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो अगर आप कोई अगर पर्सन उस कंपनी का टेक ओवर कर रहा है तो उस टेक ओवर में ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हो वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन। या तो अगर कंपनी ने बायबैक किया है या कोई डीलिस्टिंग ऑफर आया है या कोई भी ओपन ऑफर आया है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो वाइल पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक, डीलिस्टिंग और अदर एग्जिट ऑफर्ड बाय द कंपनी जनरली टू द शेयर होल्डर। अभी जो 15, 16 एंड 17 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना अब देखो, अब यहाँ पे ना सिर्फ 15th, 16th एंड 17 पॉइंट को एक बार रीड करिए, सिर्फ 15, 16, 17 एंड देन विल टेक वन एग्जांपल फॉर द सेम। अब एक बार इन पॉइंट्स को वापस देखते हैं कि ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन एक फाइनेंशियल में कितने परसेंटेज तक कर सकता है। जो भी कंपनी का लास्ट ईयर का 31 मार्च पे जो भी कंपनी की कैपिटल था उसका 2%, दैट इज 15th पॉइंट। 16th पॉइंट क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन जो भी शेयर एक्वायर करेगा उसको कितने दिन तक होल्ड करेगा, मिनिमम 6 महीने तक। लेकिन शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 में जो कंडीशंस दिए हैं कि अगर वो मार्केट में शेयर्स बेच सकता है विद इन दैट 6 मंथ्स, मार्केट में शेयर निकाल सकता है, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र कर सकता है, तो सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए वो दे सकता है, अदरवाइज ट्रस्ट को शेयर्स कम से कम 6 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब कर सकता है, कौन कौन से कंडीशन में ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर शेयर कर सकता है, अगर उसको एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर करना है। सेकेंडली, अगर किसी और कंपनी, किसी और पर्सन एक्वायरर ने उस कंपनी को टेक ओवर करने का ओपन ऑफर दिया तो उसमें ट्रस्ट वो शेयर टेंडर कर सकता है, या तो डीलिस्टिंग ऑफर दिया गया, बायबैक ऑफर दिया गया, कोई भी ऑफर दिया गया उसमें ट्रस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी RIL है, now paid up share capital of RIL
एज ऑन 31st March 2021, ये मान लेते हैं 100 करोड़ है। तो ट्रस्ट फाइनेंशियल ईयर 31st 21 22 के फाइनेंशियल ईयर में ट्रस्ट कितने शेयर्स एक्वायर कर सकता है? सो देयरफॉर मैक्सिमम secondary acquisition which trust can make. So maximum secondary acquisition which trust can make in financial year 21-22 कितना कर सकता है? तो 2% ऑफ 100 करोड़, मतलब 2 करोड़ का सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे अच्छा 2 करोड़ सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकता है, और ये जो सेकेंडरी एक्विजिशन है, जो 2 करोड़ शेयर्स की एक्वायर किया है ट्रस्ट, वो ट्रस्ट को कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा? मिनिमम, so minimum 6 months. So therefore minimum holding period of such shares by trust now this will be 6 months. So minimum holding period कितना हो जाएगा? 6 months का मिनिमम होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रस्ट अगर ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ट्रस्ट कौन कौन से कंडीशन में कर सकता है? तो यहाँ पे सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब तो थर्ड क्या लिखा है? नॉट ट्रस्ट permitted to do off market transfer of shares. So trust permitted to do off market transfer of shares, कौन कौन से कंडीशन में ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर शेयर कर सकता है? सो ट्रांसफर टू एम्प्लॉयज, second, now open offer under takeover, third, open offer under buyback, fourth, open offer under delisting, and fifth, open offer under exit offer given to shareholder. सो ये वो कंडीशन है जब ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कर सकता है। अब ध्यान से एग्जांपल को रीड करिए एंड देन रीड 15, 16, 17 पॉइंट्स अगेन, एंड इसको कॉपी भी करना है। अब देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे 17 पॉइंट से प्रॉपरली पूरा देख लिया। अब हम लोगों ने 9 पॉइंट से रीड किया था
अब एक बार 10 से लेके 14 पॉइंट्स तक एक बार रीड करिए. Understand those points also. 15, 16, 17 we have already done, and then only 2 more points under the implementation part. So read 10 से लेके 14 points तक and read fast. So I believe this much part is absolutely clear. अब यहाँ पे क्या दिया है? Now 18 point क्या बोलता है? Now the trust shall not become a mechanism. See यहाँ पे trust एम्प्लॉयज़ को शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, टेक ओवर ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकता है, डीलिस्टिंग, बायबैक ऑफर या किसी भी एग्जिट ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकता है. लेकिन ट्रस्ट एक मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि आप शेयर्स की ट्रेडिंग चालू कर दो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने ट्रस्ट को फंड पा किया, ट्रस्ट से बोला कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो और फिर मार्केट में जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो आप उन शेयर्स को बेच दो. ट्रस्ट शेयर्स ट्रेडिंग करने का मैकेनिज्म नहीं है. तो क्या लिखा है? द ट्रस्ट शैल नॉट बिकम ए मैकेनिज्म for trading in the shares and hence shall not sell the shares in secondary market except under the following circumstances. मतलब ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को सेल नहीं करेगा. कब कर सकता है? एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. सो ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को सिर्फ लिमिटेड कंडीशंस में ही ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स सेल कर सकता है, अदरवाइज सेल नहीं कर सकता. पहला क्या लिखा है? To enable the employees to fund the payment of excise price, the amount necessary to meet her tax obligation and other related expense pursuant to excise options granted under ESOS. मतलब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो we are talking about cashless exercise of option under ESOS. हमने पीछे पढ़ा था ना कि ट्रस्ट पूरा पेमेंट करेगा, एक्साइज प्राइस का, टैक्स ऑब्लिगेशन का, जो भी अदर एक्सपेंस है उसका पेमेंट करेगा और जो शेयर्स आएंगे उन शेयर्स को ब्रोकर सेल कर देगा. तो यहाँ पे अब अगर ट्रस्ट के थ्रू किया गया है तो ट्रस्ट उन शेयर्स को सेल कर देगा. क्यों ट्रस्ट ने शेयर्स को सेल किया? क्यों? क्योंकि पूरा पेमेंट ट्रस्ट ने किया था. तो अगर पूरा पेमेंट ट्रस्ट ने किया था, इंस्टेड ऑफ ब्रोकर इट्स अ ट्रस्ट. सो ट्रस्ट ने अगर पूरा पेमेंट किया था तो एम्प्लॉयज़ के जो शेयर्स आए उसको ट्रस्ट सेल करेगा एंड सेल करने के बाद नेट अमाउंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा. क्या लिखा है? टू एनेबल द एम्प्लॉय सो यहाँ पे टू एनेबल द एम्प्लॉय टू फंड द पेमेंट ऑफ एक्साइज प्राइस द अमाउंट नेसेसरी to meet tax obligation other issue related expenses. अब क्या लिखा है? नाउ सेकंड क्या दिया है कि ट्रस्ट कब मार्केट में शेयर सेल कर सकता है? ऑन वेस्टिंग और एक्सरसाइज ऑफ SAR अंडर द स्कीम. तो अगर SAR की बात हो रही है, नाउ वेस्टिंग और एक्सरसाइज ऑफ SAR. व्हाट इज SAR? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. तो अगर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है तो वहाँ पे ट्रस्ट मार्केट में शेयर्स को सेल कर सकता है. नेक्स्ट क्या लिखा है? नाउ इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग GBS and RBS and for this purpose now the trust shall record the reason for such sale and the money so realized on sale of shares shall be utilized within a definite time period as specified under the scheme or trust deed. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो जो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द GBS and RBS. What is GBS? For implementing GBS and RBS. Now what is GBS? That is General Employee Benefit Scheme. What is RBS? That is Retirement Benefit Scheme. तो अगर GBS या RBS को इम्प्लीमेंट करना है एमरजेंसी कंडीशन में तो ट्रस्ट शेयर्स को सेल कर सकता है. और अगर ट्रस्ट शेयर्स को सेल कर रहा है तो जो पैसा रियलाइज होगा, अच्छा एक तो रीज़न ऑफ सेल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दूसरा जो पैसा रियलाइज होगा
नाउ दैट मनी, नाउ दैट पैसा जो रियलाइज होगा, दैट मनी विल बी सो दैट मनी विल बी यूटिलाइज, जो भी पैसा रियलाइज हुआ है उसको यूज किया जाएगा विद इन द डेफिनेटिव टाइम पीरियड। आप देखो इसमें क्या लिखा है, नाउ इट सेज दैट, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, कब ट्रस्ट शेयर सेल कर सकता है, नाउ पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक और ओपन ऑफर फॉर डिलिस्टिंग ऑफर और एनी अदर एग्जिट ऑफर्ड बाय द कंपनी जनरली टू द शेयर होल्डर इफ रिक्वायर्ड। तो ट्रस्ट शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकता है अगर बायबैक ऑफर में, डीलिस्टिंग ऑफर में या किसी भी अदर एग्जिट ऑफर में जो कंपनी ने ऑफर दिया है टू इट्स शेयर होल्डर। तो ये तो हमने पीछे पढ़ा था कि बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है, डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, टेक ओवर में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी एग्जिट ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रस्ट। तो ऐसे केस में ट्रस्ट शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। नाउ फॉर रीपेइंग द लोन, अच्छा यहाँ पे फॉर रीपेइंग द लोन इफ द अनअपोर्शन इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट इज नॉट अपोर्शन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कंपनी ने ट्रस्ट को शेयर्स दिए, अलॉट किया, या तो ट्रस्ट ने मार्केट से शेयर परचेज किया। अब अगर ट्रस्ट ने मार्केट से शेयर परचेज किया या कंपनी ने ट्रस्ट को शेयर्स अलॉट किए और वो शेयर्स एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज नहीं किया, तो ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े हैं, एम्प्लॉयज़ देने को रेडी नहीं है, तो ट्रस्ट उन शेयर्स को मार्केट में सेल कर देगा और उस पैसे से लोन का रीपेमेंट कर देगा। इसके अलावा वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम, अगर स्कीम वाइंड अप हो जाती है तो ट्रस्ट, तो वाइंडिंग अप स्कीम, तो अगर स्कीम वाइंड अप हो गई तो ट्रस्ट जो भी शेयर्स उनके पास पड़े हैं उनको मार्केट में सेल ऑफ कर देता है। एंड लास्ट, बेस्ड ऑन अप्रूवल ग्रांटेड बाय सेबी टू द एप्लीकेंट फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग अपॉन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1 लाख टू सेबी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सेबी के अप्रूवल से, सो अगर सेबी ने अप्रूवल दिया है तो ट्रस्ट शेयर सेल कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपको सेबी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सेबी आपको अप्रूवल देगा तो आप इन शेयर्स को मार्केट में सेल कर सकते हो। अदरवाइज ट्रस्ट के पास जो शेयर्स पड़े हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, उसको ट्रस्ट सेल नहीं कर सकता। नाउ अब एक चीज़ समझो, अब जब कंपनी ट्रस्ट को शेयर्स इशू कर रहा है तो ट्रस्ट के पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स को कंप्लाई करेगा। क्या लिखा है, द ट्रस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू इनसाइडर और प्रमोटर अंडर सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015। डन। नाउ दिस इज very important point with respect to the condition or situation जब ट्रस्ट मार्केट में शेयर्स सेल कर सकता है। बिकॉज नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि ट्रस्ट मार्केट में शेयर सेल नहीं कर सकता, ट्रस्ट इज नॉट अ मैकेनिज्म जो मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करे। रीड 18th and 19th point, and 18th point is very important. Read fast. सो आई बिलीव यहाँ तो रीड कर लिया है। अब देखो ई पॉइंट में क्या लिखा है, फॉर रीपेइंग द लोन। इसका मतलब क्या हुआ, सी मान लो ट्रस्ट के पास शेयर्स आ गए, ट्रस्ट ने मार्केट से शेयर परचेज कर लिए या तो ट्रस्ट ने कंपनी से शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े लेकिन एम्प्लॉयज़ ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्या वो शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ट्रस्ट क्या करेगा, उन शेयर्स को सेल कर देगा और उससे जो पैसा रियलाइज होगा उससे जो कंपनी ने उसको लोन दिया था उस लोन का रीपेमेंट कर देगा। दिस इज वन ऑफ द पर्पस फॉर विच ट्रस्ट कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट। क्लियर? रीड द ई पॉइंट अगेन। तो यहां तक रीड कर लीजिएगा एंड रेस्ट विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर।